नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि केतु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में मीन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं, जो आपको आसानी से चैनल में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहाँ सिलसिलेवार ढंग से हमने सूर्य से लेकर राहु तक की सारे अलग अलग लग्नों पर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। आप अपनी कुंडली में जहाँ जहाँ जो जो ग्रह बैठे हैं उस लग्न अनुसार इन 9 ग्रहों को उनका जो फल है वो जान सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये अभी प्राइमरी अप्रोच हमने ली है, यानी एक ग्रह अनुसार फल। जब इसमें हम ग्रहों की कंजंक्शन, एस्पेक्ट्स सब चीज़ें ऐड कर देंगे तो वो फल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं। लेकिन सीखने का सबसे सरल तरीका यही है, भृगु सरल पद्धति। इसलिए भृगु संहिता को ही शुरुआत में आधार बनाया जाता है। और जब आप अपने कुंडली के बारे में एनालिसिस कर लेंगे, अपने घर परिवार के जो भी लोग उनके लग्न अलग अलग ग्रह देख लेंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन से ग्रह की बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी राशि को पसंद करते हैं, किस राशि को पसंद नहीं करते हैं। और जब आप ये चीज़ जान जाएंगे तो जब दूसरे ग्रह मिलेंगे तो आप ये तो जानेंगे ही कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रह पसंद नहीं कर रहा उस ग्रह को। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे ग्रह के कारण वो पर्टिकुलर हाउस में अच्छे फल देने लग जाता है। तो वो सब चीज़ें लेकिन तभी समझ में आएंगी जब हमें ये समझ में आए। जैसे अभी हमने केतु को लिया यहाँ पर 7वें भाव के लिए, तो 7वें भाव के लिए केतु का यहाँ मीन राशि से विशेष स्नेह रहता है। और कहीं भी मीन राशि में बैठे होंगे केतु तो राशि का बल इनको जरूर मिलेगा। याद रखिए, एक होता है भाव बल, एक होता है राशि बल। तो राशि का सपोर्ट तो इनको हमेशा रहेगा ही रहेगा। जहाँ तक बात हम करते हैं भाव की, तो भाव में जैसे जिस चीज़ को हम डिटैच करने के लिए जानते हैं, यानी जहाँ भी ये नाम आ रहा है मोक्ष, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं केतु को भाव बल भी मिल जाता है, जैसे 4, 8, 12। और यहीं अगर बहिर्मुखी प्लैनेट, इल्यूजन प्लैनेट राहु बैठ जाए तो फिर वो समस्या खड़ी कर देता है। लेकिन हर बार याद रखिए, सबसे पहले हमें देखना है राशि बल, बाद में हमें देखना है भाव बल। अब कई लोगों ने, कई व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर मेरी कुंडली में जैसे मान लीजिए शुक्र चतुर्थ भाव में अच्छा फल देते हैं, तो इस प्रकार के, या कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि पड़ती है तो यहाँ पर बृहस्पति भी कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। लेकिन याद रखना है, अगर वही बृहस्पति यहाँ मकर राशि में पड़ेगा, फिर आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि सपोर्टिंग एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल पा रहा है। तो भाव बल बाद में देखना है, राशि बल पहले देखना है। क्लियर हो गया? तो सुप्रीम पावर जो प्लैनेट को खुश रखे, आप खुद समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया मुझे पसंद हो रहने के लिए, लेकिन उस एरिया में जो मुझे हाउस अलॉट किया गया है वो बेहद मेरे मन मुताबिक, मेरे मन से एकदम अलग है। मैं वहाँ हाउस में बिल्कुल दुखी रहता हूँ, तो उस एरिया का मैं क्या करूँगा। तो इसलिए याद रखना है, जहाँ कोई प्लैनेट को अलॉटमेंट मिला हुआ है सबसे ज़्यादा वो, उसके बाद एड ऑन्स आपको करने हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई मित्र, मान लीजिए कर्क राशि के अलावा सिंह राशि भी है, तो सिंह राशि में बृहस्पति बैठे हैं तो ठीक है, मित्र ही हैं वो भी। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि अब हम भाव का भी बल काउंट करें उसमें। लेकिन खाली आप सबसे पहले ही भाव बल देखने लग जाएं और वो एनिमी हाउस में बैठा हुआ है तो नहीं चलेगा। क्लियर? अभी यहाँ पर 7th हाउस हालांकि प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करने का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें, क्या भाव उसको सपोर्ट कर रहा है केतु को? मुख्य रूप से हम केतु इस जैसे हाउस में नहीं बिठाना चाहते, राहु या केतु, क्योंकि राहु आपको इस विषय में डिप्लोमेट बना देगा, व्याभिचारी भी बना सकता है, अनैतिक संबंध बना देता है। केतु आपको यहाँ डिटैच कर देता है, अलगाव दे देता है। क्लियर?
अब केतु की क्योंकि सपोर्टिव राशि है, याद रखिए, इसीलिए केतु सामने वाले को नाराज करके आपको डिटैच नहीं करेगा, अलगाव की स्थिति ऐसे नहीं लाएगा कि मैं आपसे बोलूंगा नहीं, ये हमारा पार्टनर है। और जब केतु यहाँ इस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक अवधारणा रहती है, वानप्रस्थ लूंगा मैं, यानी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद। और अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने भार्या को भौतिक सुख भी देगा, और समय आने पर दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं उसके बावजूद भी वो वानप्रस्थ धर्म का पालन करें, जो हमारे सनातन धर्म की मूल आधार माना जाता था। अगर आपने अध्ययन किया हो कभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो जीवन की यही वास्तव में जीने का सही तरीका है। अब आपको पसंद है कि नहीं पसंद है वो एक अलग बात है, लेकिन त्याग तो करना ही पड़ता है। बिना त्याग, बिना तपस्या के हमारा कहीं कोई सम्मान नहीं होगा। तो ये इस प्रकार की भावना यहाँ रहती है। अब लेकिन हम अगर दूसरी कोई पॉसिबिलिटी ट्राई करें कि अगर मान लीजिए केतु के साथ यहाँ शनि बैठ जाते हैं, क्लियर हो गया, तो शनि फिर केतु के एजेंडे को प्राइमरी एजेंडा मान लेते हैं। और मीन राशि हालांकि जल तत्व प्रधान राशि है, अगर हम धनु राशि और मीन राशि में से दोनों में से गिने तो एज कंपेयर टू धनु राशि शनि फिर भी इस राशि में शांत रहता है, क्लियर हो गया। लेकिन ये तो बात माननी पड़ेगी कि ये शनि के फेवरेट हाउस नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये विवाह के लिए समस्या खड़ी करेगा, डिले करवा सकता है, क्लियर हो गया। और शनि आपको पता है जब कभी भी हमारे केंद्र में या मूल त्रिकोण में बैठते हैं तो सेवकों के साथ आदमी का कहीं ना कहीं विशेष उसकी इंपॉर्टेंस रहती है, ग्रुप डी कर्मचारियों के साथ उसका, क्योंकि शनि प्रजातंत्र को बताता है। तो सप्तम भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो पार्टनर हो सकता है उस प्रकार की विचारधारा रखने वाला हो, जो एकदम कोर से जुड़े लोगों के साथ अटैच होना जानता है, क्लियर हो गया। तो ध्यान देना, कोई प्लैनेट वैसे भी केंद्र हाउस में आकर इतना ज़्यादा क्रूरता नहीं निभाता है जो सामान्यतः किसी और, क्योंकि केंद्र है ना कैपिटल हाउस, और कैपिटल हाउस में किसी भी प्लैनेट को थोड़ा ज़्यादा जेंटल होना ही पड़ता है। बृहस्पति और शनि का कुछ ऐसा संबंध है कि मतलब शनि मित्र तो नहीं है बृहस्पति के, लेकिन शत्रु भी नहीं है कि सर आप जो करेंगे मैं उसको मतलब आपका विरोध नहीं करूँगा, बस ये चीज़। इनफैक्ट बृहस्पति इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई भी ऐसा घोर विरोधी नहीं है। यहाँ तक कि राहु के साथ भी बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष माना जाता है, लेकिन मैंने कई कुंडली ऐसी देखी जब अगर बृहस्पति अपने घर में बैठकर गुरु चंडाल दोष आता है तो फिर उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। बृहस्पति तो अपना ओवरऑल जीत ही लेगा, अपने घर पे काबिज हो ही जाएगा, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव में इस प्रकार की कंडीशन में आदमी व्यापार नहीं कर सकता है, सरल हृदय होगा, सरल बुद्धि होगी, क्योंकि हमारी बिजनेस डील को सप्तम भाव बताता है। कब तक? जब तक केतु अकेला बैठा। लेकिन शनि बैठ जाए तो वो एक एडवांटेज दे देगा। देख रहे हैं आप, शनि यहाँ एडवांटेज व्यापार दृष्टि से दे रहा है, क्लियर हो गया। साथी को सांवला कर सकता है, जो हमारा पार्टनर होता है शनि के बैठने पर पार्टनर थोड़ा सा सांवला हो जाता। प्रथम भाव में बैठेंगे तो आप सांवले हो जाएंगे, ये ऐसी प्रवृत्ति। अब कई लोगों ने ये भी विचार रखा कि सर यूरोपियंस तो सभी गौर वर्ण होते हैं, ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव, इसीलिए मैंने बोला तुलनात्मक दृष्टि लानी पड़ेगी। उनमें जो ज़्यादा गौर वर्ण हैं, उनमें जो श्याम वर्ण हैं, या उनमें थोड़े ब्लैक स्किन अगर है उनकी, या उनमें भी स्किन का कलर अलग अलग है, तो वहाँ ध्यान रखना आपको कि यहाँ शनि जरूर बैठे होंगे। तो यूरोपियंस, अमेरिकन्स, उनमें भी स्किन डिजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से। मान लीजिए कोई गौर वर्ण भी है, आपको लग रहा है कि वो गौर वर्ण, लेकिन अगर शनि अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं तो आपके स्किन में कई प्रकार के दाने हो सकते हैं। और शनि अगर मित्र भाव में भी बैठे हैं तभी भी उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो तो उसको गुण ही मानते हैं, उसको अवगुण नहीं मानते, वो आपको देंगे, क्लियर हो गया। और
उसको उस वर्ण से लेकिन नुकसान तब होता है जब कोई प्लैनेट फेवरेबल हाउस में, फर्स्ट हाउस में नहीं बैठता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना में, जैसे मान लीजिए किसी के कहीं भयंकर चोट लगी है या बार बार चोट लगती है, तो कोई प्लैनेट ऐसा बैठा हुआ है जो फेवरेबल नहीं है, और मान लीजिए फेवरेबल शनि बैठा हुआ है, तो आपका जन्म से स्किन थोड़ी सी सांवली हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसा चोट चपेट का कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर आपको जानना पड़ेगा कि कब वो क्रूर होकर आपको ब्लैक कर रहा है या निशान दे रहा है, और कब वो आपको शांत होकर भी श्याम वर्ण दे रहा है। श्याम वर्ण में कोई बुराई नहीं है। कई लोग काले होकर गोरों से ज़्यादा आगे निकल गए हैं। इनफैक्ट अगर हम यूरोपियंस की दृष्टि से बात करें तो हम उनके मुकाबले तो सभी काले ही हैं। हमें वो श्वेत और अश्वेत की जंग में हमें वो अश्वेत ही मानते हैं। इसलिए ये अपने हृदय से निकाल दीजिए कि कोई प्लैनेट, शनि, राहु, केतु, ये जो भी डार्क साइड के प्लैनेट है, वो हमारे स्किन को काला करके हमें अपयश दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केतु यहाँ पर और क्या चीज़ दे सकते हैं आपको, जो अब बृहस्पति का 12 नंबर है, तो इसका प्रभाव तो आपके पार्टनर में रहेगा ही रहेगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, ऐसे लग्नों की हमें खास आवश्यकता है 3, 6, 9, 12। क्लियर हो गया? ये लग्न ऐसे होते हैं कि जो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें रिपेयर वर्क की बात करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं भारत का तो संविधान बदल देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। रिपेयर की बात नहीं करेंगे वो कि भाई ऑलरेडी कुछ चीज़ अगर कमी है उसको रिपेयर किया जाए। हमें उन लोगों की खास आवश्यकता है जो ऑलरेडी, जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जो संविधान एग्जिस्ट करता है, उसमें थोड़ी बहुत अगर कमी है उनको रेक्टिफाई करे। तो वो लोग कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12, यानी डेडिकेटेड होकर कार्य करने वालों की सख्त आवश्यकता है। वो 3, 6, 9, 12 जैसे लग्न होते हैं। और अगर यही लग्न और यही राशियां हो तो फिर कहना है कि जैसे मान लीजिए किसी का कन्या लग्न है, धनु राशि है, कन्या लग्न है, मिथुन राशि है, ये लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में पारंगत होते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि दूसरे लग्न वाले खराब है, लेकिन ध्यान रखिए, जो रेवोल्यूशन लाना चाह रहा है, क्रांति लाना चाह रहा है, क्रांति लाने में कई बार हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय भारत जैसे देश में ये एक बहुत बड़ी कमी है, और इसीलिए मैंने उस परिप्रेक्ष्य में बताया कि 3, 6, 9, 12 ये लग्नों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डेडिकेट होकर काम करते रहते हैं। और मैंने बताया 12 नंबर यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति जब कभी भी हमारे सप्तम भाव को कंट्रोल करेंगे, और बृहस्पति का रोमांटिक फेस माना जाता है, तो हमारा जो पार्टनर होगा ना सिर्फ दिखने में सुंदर होगा, समझदार होगा। क्लियर हो गया? बृहस्पति के कारण। बृहस्पति को ऐसा माना जाता है इन लग्नों में केंद्राधिपति दोष लग जाता है, लेकिन वो केंद्राधिपति दोष को नहीं गिनना है। अगर वो बृहस्पति स्वग्रही हो या उच्च का बैठ जाए तो फिर उसका केंद्राधिपति दोष खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? जैसे बृहस्पति यहां बैठ जाए अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कहना ही क्या। क्लियर हो गया? यानी ये बताता है कि व्यक्ति का जो पार्टनर होगा ना सिर्फ समझदार, कभी अभिमान ना करने वाला, क्योंकि केतु क्या है? अंतर्मुखी, ज़्यादा बाहरी दिखावा ये सब चीज़ें पसंद नहीं करता है केतु। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी मानी जाएगी। क्लियर हो गया? तो जो डिस्क्वालिटी मैंने आपको बता दी, हो सकता है कि आपको डिस्क्वालिटी लग रही हो या आपको लगता है कि ये तो सब अवगुण है, लेकिन ये भी एक गुण की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि आदमी अपने पार्टनर को एक निश्चित अवधि के बाद उसके साथ रहेगा जरूर, लेकिन शारीरिक संबंधों से दूरी बना लेता है। यानी जैसे 50+ के बाद वो, और खासकर जब कभी भी केतु की दशा लगेगी, उसके मन में एक वानप्रस्थ जैसा विचार आ जाता है। केतु को मोक्षा प्लैनेट माना जाता है, और वो जो उसकी मोक्षा वाला जो रियल थॉट है, अवधूत वाले जो विचार हैं, वो बृहस्पति की राशि में या बृहस्पति के साथ खुलकर सामने आते हैं। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के ये भाव सेटिस्फैक्टरी है, या कह सकते हैं आप, अगर हम स्टैंडर्ड का रेफरेंस ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा माना जा रहा है।
मैं सेटिस्फैक्टरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग ज़्यादातर आप अब विचार ही करते हैं कि नहीं सर, हमारा पार्टनर तो मृत्यु पर्यंत हमारे साथ भी रहे और हमारे संबंध भी उसके साथ, शारीरिक संबंध भी हमारे बने रहे साथ में। साथ तो वो रह रहा है, लेकिन वो एक तपस चाहता है अपने जीवन में, जो हमारे पुराणों में या हमारे उपनिषदों में ऐसा मिलता है, वैसा वो चाहता है। तो उस चीज़ को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर इस चीज़ के रिस्पेक्ट करते हैं तो ये फर्स्ट क्लास रिजल्ट यहाँ देगा। तो अब हम इसकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि देखिए, कर्क राशि के लिए केतु, अगर हम बाय डिफॉल्ट उस रूल पर चलें कि भाई जल तत्व राशियां और अग्नि तत्व राशियों में केतु प्रायः अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको पता हो, हमने पहले भी बताया था, मंगल कर्क राशि जो उसके मित्र की राशि है, फीमेल किंग है, जो उस राशि को सबसे ज़्यादा मतलब उस हाउस में डिसएग्री होता है, नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। इसी प्रकार से कुजवत केतु, तो केतु भी कर्क राशि में, उसको कर्क राशि का स्ट्रक्चर पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप कमांडर की बात करेंगे, बलिदान होने की बात करेंगे, तो फिर घर का क्या काम है, ये घर की बात करना है। तो आपको नीच भंग का इंतजार करना होगा कि आप ये देखें कि या इधर शनि केंद्र में आ जाए या चंद्रमा लग्न से केंद्र में आ जाए, तो केतु की दृष्टि का अपने से पंचम में यानी कर्क राशि में बुरा प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो सांसारिक दृष्टि से ये बुरा प्रभाव माना जाता। हालांकि जहाँ तक बात करते हैं लाभ दृष्टि, तो देखिए मटेरियल गेन के लिए अच्छा है, जाने अनजाने पत्नी से कुछ फायदे मटेरियल गेन के होंगे, लेकिन इसमें यह बात तय है, अगर नीच भंग नहीं हो रहा है, विवाह के बाद आपके बड़े भाई और आपके मित्र आपसे दूरी बना लेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि केतु यहां बैठकर, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का, उस हाउस में जहां मंगल नीच का होता है, वहां केतु भी डिसएग्रीमेंट दर्शाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। अगर आप इस एक बात में समझ ले कि भाई अगर जल तत्व राशि फिर तो अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन ये कब अच्छा फल देगा? जब शनि, भाई जैसे मंगल का नीच भंग कैसे होता है, मंगल की जो उच्च राशि है वो है मकर राशि। बड़ी मतलब हैरान परेशान करने वाला विषय हो जाता है कि शनि मंगल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इस हाउस में, मकर राशि में, लेकिन इस हाउस में आकर मंगल अपना पूरी जोश के साथ अपना पूरा रिजल्ट इस हाउस में देते हैं। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है कि कब मंगल एक्सट्रीम पावरफुल बन गया है, उसी तरह से केतु भी अपने एक्सट्रीम पर कब जाएगा, सुनने में हैरान करने वाला है। लेकिन अगर मकर राशि में केतु आता है तो मकर राशि में केतु को अच्छा माना जाता है एज कंपेयर टू कर्क राशि। तो लेकिन ये कब लागू होगा, ध्यान रखना इस चीज को। कर्क राशि में केतु आ गया है, शनि या चंद्रमा लग्न से केंद्र में आ गए, तो फिर केतु का नीच भंग जैसे होता है मंगल का नीच भंग, उसी प्रकार से कुजवत केतु भी अच्छा फल देने लग जाते हैं। क्योंकि ये सीधी रेखा नहीं है, सबसे कॉम्प्लेक्स है राहु और केतु को समझना, क्योंकि इनका खुद के अपने कोई घर नहीं है, किसी और के घर को ये लाइक करते हैं। भाई सीधी बात है, मटेरियल गेन की जहां बात करते हैं बाय डिफॉल्ट उस चीज को वो लाइक नहीं करते हैं। तो केतु को अभी मतलब ऐसे इस प्रकार की फंसना पड़ गया है कि ये वाली जो राशि है ये बात कर रही है, पृथ्वी साइन है ना ये, यानी मटेरियल गेन की बात करती है। तो केतु उस विचार में तो बिल्कुल डिसएग्री है। लेकिन इस राशि का जो ओपनली स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है काल पुरुष की कुंडली में ये हमारे कर्म क्षेत्र को बताता है, दशम भाव को, तो जो प्राणों को न्योछावर कर देने वाली भावना है मंगल की, वो केतु में भी है। तो केतु उस भावना को यहां लगा सकता है। तो जब कभी भी आपकी कुंडली में कर्क राशि में केतु बैठा हो या मकर राशि में केतु बैठा हो, तो ये जरूर ध्यान रखना। अगर वो अकेला बैठा है तो जो हमारा नियम, सामान्य नियम चल रहा था, उससे विपरीत फल देखने में आते हैं। लेकिन
अगर कर्क राशि में केतु बैठा है और चंद्रमा या शनि लग्न से केंद्र में आ गए हैं तो फिर वो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। क्लियर? तो वही चीज यहां है कि भाई मटेरियल गेन के लिए तो कुछ प्राप्तियां आपको जरूर होंगी। विवाह के बाद आपके जीवन में इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, क्योंकि 11वें भाव में कहा जाता है कोई भी ग्रह मटेरियल गेन के लिए अच्छा माना जाता है। और लेकिन ये आपके बड़े भाई, बड़ी बहनें और आपके साथियों से दूरी बनाता है पत्नी के कारण, क्योंकि वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। विवाह के बाद उनसे दूरी बन जाती है। 11वां भाव क्योंकि हमारे चाचा को भी बताता है, भाई पिता के भाव से तीसरा है तो पिता के भाइयों को बताएगा, तो चाचा से भी विवाह के बाद बातचीत, कम्युनिकेशन कम हो सकता है। क्लियर हो गया? तो अब यही पॉजिटिव एंगल में भी जा सकता है। अगर केंद्र से शनि आ जाए, मतलब लग्न से केंद्र में आ जाए शनि या चंद्रमा आ जाए, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति अपने चाचा से बात तो नहीं करेगा ज्यादा, फिर भी चाचा उसका पूरा साथ देंगे। और क्या कह सकते हैं कि जब केतु की दृष्टि पड़ रही है और नीच भंग हो गया है तो व्यक्ति को मटेरियल गेन भी हो रहा है, ज्यादा संवाद मित्रों से भी नहीं होगा, लेकिन मित्र सदा साथ देंगे, भाई बहन, बड़े भाई बहन सदा साथ देंगे। ये फल आता है यहां नीच भंग का। तो ध्यान रखना है, किसी भी प्लैनेट का जो नेचुरल उसका स्वभाव है वो तो वैसे ही रहता है। अब जैसे कई बार क्या होता है, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है नीच का होकर, तो चतुर्थ भाव क्या होता है? हमारा घर, भवन। तो भवन में लड़ाई झगड़ा ये चलता है। लेकिन अगर नीच भंग हो जाए तो क्या होगा? अब नीच भंग हो जाए तो क्या वो झगड़ा छोड़ देगा? झगड़ा तो वो करता ही है, मतलब उसकी वो नेचर रहती है। लेकिन नीच भंग का अर्थ है फिर उसका जो उसको बुरा प्रभाव मिलना था उसका नेचर रहेगा, लेकिन परिवार उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं, ये इसको क्रोध आता है लेकिन ये वैसा है। यानी मन में परिवार की ये आ जाता है कि नहीं, इसके क्रोध को आप गलत ढंग से ना लें, इसको फिर लोग उसको पॉजिटिव लेने लग जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का कि बाय डिफॉल्ट अभी भी हम देख रहे हैं केतु डिटैच तो अभी भी कर रहा है, लेकिन हमें उससे फायदा मिल रहा है। सामाजिक दृष्टि से आपको उसका फायदा, लौकिक दृष्टि का फायदा मिलेगा उसका। तो नीच ग्रह अपना स्ट्रक्चर बदलने वाला नहीं है। अगर वो बोला है कि भाई ये हाउस उसको अनफेवरेबल है तो अनफेवरेबल रहेगा, माने प्लैनेट उस प्रकार से रिएक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन नीच भंग में जो हमें फल मिलने वाला था, बुरा फल, वो बुरा फल डिनाई हो जाता है। कि कहाँ तो आपके घर में कलह के कारण सेपरेशन हो सकता था, माँ आपसे अलग हो सकती थी। इस कृत्य के होने के बाद भी माँ कभी अलग नहीं होगी अगर नीच भंग हो गया है। और नीच भंग को भी कई तरीके से देखा जाता है। अब जैसे कई कुंडली में हमने देखा नीच भंग लग्न से भी हो रहा है, चंद्रमा से भी हो रहा है, उच्च के ग्रह से हो रहा है, नीच के ग्रह से हो रहा है। तो ये मान लीजिए अगर 4 के 4 जो हमने आपको बताए हैं तरीके, ऑलरेडी हमारे चैनल में हमने अपलोड किया हुआ है। ग्रहों का गणित एक प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देखें कि ग्रह का नीच भंग कैसे होता है। अगर चारों के 4 तरीके से नीच भंग हो जाता है तो ग्रह फल कभी खराब नहीं हो पाएगा, नेचर वो रहेगा। आप कुंडली देख के ही जैसे बोले कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, तो वैसे कहीं भी कर्क राशि में अगर चंद्रमा बैठा होता है तो ये तो है कहीं ना कहीं घर में कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से रेफरेंस लेते हैं हम कर्क राशि का, तो हमारे घर को बताता है, माँ को बताता है, तो कहीं ना कहीं माँ से डिसएग्री होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उसका नीच भंग हो रहा है, डिसएग्री होने के बाद भी माँ कभी आपको आपके जीवन में अलग हो जाए, माँ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये विचार जरूर आपको लेकर चलना है कि इसका अर्थ क्या होता है। 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे। हमें यह पता है कि यहां अगर केतु है तो यहां राहु है, और राहु कन्या राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। क्लियर हो गया? बहुत जबरदस्त डिप्लोमैट होगा, प्लान बनाने वाला, छोटी से छोटी बातों का बहुत अच्छा ध्यान रखने वाला। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 7, 8, 9 9वीं दृष्टि से केतु, अगेन वन ऑफ द फेवरेट राशि वृश्चिक राशि, जो केतु की फेवरेट राशियों में से एक है, वहां नजर बनाए हुए
अगर केतु यहां दृष्टि डाल रहे हैं अकेले, तो तीसरे भाव से संबंधित अच्छे फल देंगे। अब जैसे मान लीजिए शनि आ जाता है यहां पर, तो शनि के सामने फिर केतु सिलेंडर कर देते हैं। मतलब क्या है, फिर आपको इसके बुरे परिणाम मिलने लग जाएंगे, क्योंकि शनि सिवाय अष्टम भाव में, क्योंकि वहां भाव का बल भी मिल जाता है और कहीं ना कहीं ये राशि को इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरी तरह से, यानी बड़ा आश्चर्यजनक रूप से अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा शनि अच्छे फल देता है। कष्ट तो उसके जीवन में निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन उसके जीवन में कई ऐसी इंट्यूशन पावर उसके पास होती हैं, दूसरों के बारे में कुछ बात बोल दी वो सही हो जाती है। तो सामान्यतः क्या माना जाता है कि 8वें भाव में, यानी सिर्फ मेष लग्न के लिए शनि यहां बैठा अच्छे फल देता है। बाकी मेष लग्न, यानी मेष लग्न में जब वृश्चिक राशि यहां पड़ रही है तब शनि अच्छा फल देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कहीं और वृश्चिक राशि में, सामान्यतः वो उस भाव को बिगाड़ देता है, क्योंकि मुख्य रूप से, हालांकि जो संबंधियों की बात है, संबंधियों को लेकर तो नाखुशी जाहिर, जैसे ससुराल पक्ष को लेकर ज्यादा समय ना देना, लेकिन इसके अंदर क्योंकि अकल्ट वाली बात आ रही है, जो उस अकल्ट का, उस हाउस का फुल सपोर्ट मिल जाता है शनि के और वृश्चिक राशि के कारण। लेकिन ये तो हमारे भाई बहनों का है, एक द्वंद्व चल गया। शनि जो है वो मंगल को पसंद नहीं करते हैं, और उनकी राशि है, जब शनि यहां बैठ जाएगा और केतु यहां दृष्टि लगाएगा, तो केतु फिर अपने एजेंडे को सेकेंडरी एजेंडा मान लेता। अभी मोक्षा नहीं, अभी तो हमारा डार्क साइड का राजा बैठा है शनि, उसके एजेंडे को सपोर्ट करो आप। इस कंडीशन में फिर भाई बहन से द्वंद्व रहना, छोटे भाई बहनों से स्पेशली, पड़ोसी नाराज रहेंगे, और इस समय पड़ोसी सिर्फ चुप रहने वाले नहीं है। भाई केतु अगर नाराज करता है तो चुप कर देता अकेला केतु, लेकिन शनि भी साथ में आ गया तो ये द्वंद्व का रूप ले लेता है। केतु सिर्फ शनि जो कहेगा वो करेगा। यही कॉम्बिनेशन है, जब कभी भी शनि के साथ केतु इस प्रकार के रूप में बैठा हो तो ये आक्रामक कर देता है और व्यक्ति बिना बुद्धि के कार्य करने लग जाता है, क्योंकि शनि जो कह रहा है वो केतु करेगा। जैसे मान लीजिए शनि और केतु यहां बैठ जाए, तो जो उसका पराक्रम है उसकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। शनि चलाएगा और शनि को केतु ने पूरी ताकत दे दी है कि सर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर अगर शनि बैठा है फिर केतु दृष्टि डाल रहा है, अच्छा फल नहीं होगा। लेकिन यहां फिर और क्या चीज बच सकती है, कहते हैं इस नियम का ओवर रूट क्या हो सकता है, इस नियम को कौन डिनाई कर देगा। जैसे मान लीजिए शनि यहां बैठा हुआ है और शनि के हाउस में यहां मंगल बैठा हुआ है, तो अब ये परिवर्तन योग आ गया जिसने आपके इस हाउस को बचा लिया। शनि चाहकर भी अब इस हाउस को खराब नहीं कर पाएगा। परिवर्तन लोग इसीलिए बड़ा अच्छा माना जाता है कि भाई एक प्रकार का ये हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, भी आपने अगर मेरा घर वहां खराब किया तो मैं भी यहां उसका फल। और यह आपको पता है मंगल यहां उच्च का होकर परिवर्तन योग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये फिर इस बुरे प्रभाव को कैंसिल कर देगा, बचा लेगा। तो कौन से हाउस से कोई हाउस बच गया है इसका भी विचार करना है, लेकिन वो हम फाइनली तब करेंगे जब हम प्राइमरी, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल को समझ लेंगे। तब हम दूसरे ग्रह का पहले ग्रह पर क्या प्रभाव आया वो जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी ये हिंट दिया है मैंने कि कहाँ तो अकेला केतु जब दृष्टि डालता है तो छोटे भाई बहनों से संवाद नहीं होता, लेकिन छोटे भाई बहन हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है, तो आदमी बार बार इस प्रकार का, जैसे मान लीजिए कोई पास में ही कोई तीर्थ स्थान रहता, तो वो ऐसा भी बना सकता है कि भाई हर हफ्ते या हर महीने तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। इस प्रकार, क्योंकि केतु कहते हैं गंगा स्नान कराता है। भाई नवम भाव तो होता ही तीर्थ यात्राओं का है, लेकिन तीसरे भाव में भी अगर केतु जैसा प्लैनेट सपोर्टिव होकर बैठा है तो वो भी छोटी छोटी यात्राओं के जरिए आपको धर्म का अर्जन कराता रहता है। ये वैसे भी गुप्त विषय माने जाते हैं। वृश्चिक राशि जहाँ पड़ती है तो ये चीज़ें अपने आप को हाइड करके रखता है, छुपा कर रखता है। जो भी कन्या लग्न वाला जातक होता है ये अपने भाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा, भाई बहनों के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करता है।
पड़ोसियों के बारे में बहुत ज़्यादा दूसरों लोगों को नहीं बताता है, अपने पराक्रम को कभी भी ओपनली किसी के सामने डिस्कस नहीं करता कि मैंने कोई इस प्रकार का कार्य किया था। इस प्रकार की चीज़ों में वृश्चिक राशि को आपको ध्यान रखना, कहीं भी पड़े हाइड करके कार्य करता है वृश्चिक राशि। यहाँ पड़ जाएगा तो अपने घर से संबंधित विषयों को छुपा कर रखेगा, यहाँ पड़ जाएगा तो अपने कार्य क्षेत्र को छुपा कर रखेगा। यानी वृश्चिक राशि अगर किसी कर्म क्षेत्र में है तो ये लोग कहीं ना कहीं किसी मजबूत अगर भाव बन रहा है दशम भाव में वृश्चिक का, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी हो सकते हैं, गुप्तचर विभाग में भी हो सकते हैं। क्लियर? तो कुल मिला के केतु अगर अकेला दृष्टि डाल रहा है तो आपको पराक्रमी बनाएगा, लेकिन ये पराक्रम कभी भी अहंकार दिखाना इस प्रकार के विषयों में नहीं। कार्य करने में आदमी डेडिकेट होगा, कार्य करेगा, लेकिन कभी भी समाज में उसका क्रेडिट नहीं चाहेगा। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, वृश्चिक राशि का भी नेचर वैसा ही है, केतु का भी नेचर वैसा ही है। इसका फायदा मिलेगा। यानी कहता है भाई एक तो आदमी बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसके लिए एफर्ट्स कर रहा है, तब जाकर उसको मिलता है। ये कहता है बहुत ही कम सोसाइटी में इसके एफर्ट दिखते हैं, उसके बावजूद भी थर्ड हाउस को प्रबल कर देता है। तो कुल मिला के देखें, केतु यहां सप्तम भाव में जब मीन राशि में बैठता है तो अच्छे फल देता है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।